नाज़रीन आदाब, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। खास बात तेलंगाना में इस हफ्ते की बड़ी बहस में आपका खैर मकदम है। आज बात करेंगे लीडरों की बदलती वफादारियों पर। नाज़रीन, तेलंगाना में इलेक्शन अगले साल है, लेकिन इंतखाबी सरगर्मियां अभी से जारी हैं। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इलेक्शन से पहले दल बदली यानी पार्टी बदलने का रुझान आम हो गया है। ऐसा लग रहा है कि तेलंगाना में भी पार्टी बदलने का मौसम चल रहा है। हुक्मरान पार्टी टीआरएस के लीडर्स, जिसमें खैरताबाद की कारपोरेटर विजया रेड्डी, बडंगपेट मेयर प्रीता झा, नरसिम्हा रेड्डी और दीगर ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। और उधर कांग्रेस के लीडर कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, एमएलए कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान डी श्रवण ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का इशारा दिया। जीएचएमसी के 4 बीजेपी कारपोरेटर्स ने सियासी सफर के लिए कार में शामिल हुए और कांग्रेस के कई लीडर्स टीआरएस में शामिल हो रहे हैं। यानी लीडरों के पार्टी बदलने का सिलसिला यूं ही जारी है और आगे भी जारी रहेगा। मगर सवाल यह है कि लीडरों की वफादारियां क्यों बदलती हैं? दल बदली की वजह से पार्टी के नजरियात हैं, पब्लिक इश्यूज यानी अवामी मसाइल होते हैं, पॉलिटिक्स यानी इख्तिदार और ओहदा हासिल करना होता है, या पर्सनल वजूहात की बिना पर पार्टियां बदली जाती हैं? इन तमाम सवालात का जवाब आज हम अपनी डिबेट में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों को हम जोड़ेंगे, जिसमें हनीफ अली सीनियर लीडर हैं बीजेपी से और मेंबर है सीडब्ल्यूसी के, और साथ ही इरफान कादरी हैं जनरल सेक्रेटरी ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी। इनके अलावा टीआरएस से है बच्चू श्रीनिवास, जो कि लीडर हैं टीआरएस के। इन तीनों मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे कि पार्टियों में इस तरह की तब्दीली क्यों हो रही है। तो हम देख रहे हैं लगातार, हालांकि अभी इलेक्शन को वक्त है, अगले साल तेलंगाना में यहां इलेक्शन होना है और बीजेपी पूरी तरह से तेलंगाना पर फोकस की हुई है। और यहां तक कि तो बीजेपी क्या कामयाब हो रही है अपने काम करने के तरीक़ेकार पर? क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए इस वक्त एक माहौल बनाया जा रहा है, पूरे तेलंगाना में लोगों को राग़िब किया जा रहा है, सरकार की पॉलिसियों को सामने रखा जा रहा है। लोग किस हद तक बदलेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन नेता फिलहाल बदल रहे हैं, अपनी वफादारियां बदल रहे हैं। क्या वाकई इनकी अपनी पर्सनल वजूहात हैं, या कुछ सियासी मसाइल हैं, या इख्तिदार में रहना चाहते हैं? तो हमारे साथ खास मेहमान हनीफ अली बीजेपी लीडर जुड़ चुके हैं और इरफान कादरी कांग्रेस लीडर जुड़ चुके हैं। आप दोनों का इस्तकबाल है। टीआरएस के लीडर को कुछ ही देर में हम जोड़ेंगे। हनीफ साहब, जिस तरह से बीजेपी तेलंगाना में इख्तिदार के ख्वाब देख रही है और पूरा फोकस इस वक्त तेलंगाना पर है बीजेपी का, बड़े बड़े लीडर तेलंगाना के दौरे कर रहे हैं लगातार, और काफी झुकाव भी अभी कुछ लीडरों का दिखाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी क्या इन कुछ लीडरों के साथ तेलंगाना में इख्तिदार तक पहुंच सकेगी? सवाल यह है। और जो आ रहे हैं उनके बारे में क्या कुछ जांच हो रही है कि ये कौन लीडर हैं, कैसे आ रहे हैं? क्योंकि बीजेपी पर यह इल्जाम लगता रहा है कि ऐसे लीडर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं जिनके पीछे कुछ ना कुछ मसाइल हैं। हनीफ साहब। देखिए, आप पहले तो एक चीज है जी कि बीजेपी अपने बलबूते पर आने वाले चुनाव में पूरी बहुमत के साथ तेलंगाना स्टेट में हम जीतेंगे जी और हुकूमत बनाएंगे। रहा दूसरी बात कि कुछ लीडर्स जो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, वो उनकी इच्छा है, और कोई भी, अब आप टीआरएस की मिसाल ले लीजिए, तकरीबन एमएलएस कांग्रेस से इलेक्ट हुए और फिर टीआरएस में मिले, 2014 में भी और 2018 में भी। तो यहाँ पर जी हमको जो हमारी सेंट्रल लीडरशिप को
जो भी मुतमईन नजर आता है उसी को लिया जाता है जी। और हम किसी को पार्टी में आने से रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसका बैकग्राउंड भी हम सेंट्रल लीडरशिप जरूर देखती है, देखने के बाद भी बीजेपी में दाखिल होता है। ठीक जी। इरफान कादरी, कांग्रेस से लोग आ रहे हैं कांग्रेस में तो कांग्रेस से जा भी रहे हैं, क्या ये इलेक्शन के असरात हैं? दल बदली का मौसम शुरू हो चुका है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जैसे कि मैं पहले भी कह रहा हूं कि जिलानी साहब, जो लोग आना चाहें बिल्कुल उनका खैर मकदम है, और जो जाना चाहे उनकी अपनी मर्जी है जी। वो उनको हम रोक नहीं सकते। लेकिन ये कहना कि पार्टी के नाराज होकर या किसी वजह से जो है हम जा रहे हैं, वो तो गलत बात है। कांग्रेस पार्टी माशाल्लाह से जो है काफी यहाँ पर खिदमत दे रही है कई सालों से। और रही बात, मैं कह दूं कि जिस तरह से अभी जो हमारे राजगोपाल रेड्डी जो पार्टी ज्वाइन करे हैं, मतलब रिजाइन दिए हैं कांग्रेस पार्टी को, और जैसे कि अभी इरफान जी की कॉल आ रही है, देखिए आप चेक करिए, उसको कट कीजिएगा, आपकी बात फिर यहाँ पर रुक जाएगी। शायद थोड़ा सा अपनी बात पूरी कर लीजिए। थोड़ा सा मतलब वॉइस बराबर क्लियर नहीं आ रही थी आपके पास से। नहीं, ये एक रिंगटोन आ रहा है बीच में, डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए जी, अभी आवाज है जिलानी साहब? जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी जी, एक जी जिलानी साहब, मैं यही कह रहा था कि जो लोग कांग्रेस से जा रहे हैं तो उनके जाने को हम रोक नहीं सकते, उन्हें जाने दीजिए। लेकिन जो कांग्रेस में आज देखिए कि कई लोग शामिल हो रहे हैं, उसके ऊपर कोई बहस नहीं होती है। लेकिन जाने वाले जो है सीनियर लीडर हैं, हरीफ भाई ने कहा जाने वाले सीनियर लीडर हैं, ठीक है, एमएलए भी हैं, तजुर्बेकार लीडर जा रहे हैं। लग रहा था कि कांग्रेस अब एकजुट होगी, एक नए अंदाज में आएगी, काफी बड़ी तब्दीलियां कांग्रेस में हुई हैं। लेकिन इलेक्शन से पहले इस तरह की सूरत हाल, कांग्रेस के लिए क्या रास्ता बचता है आगे? नहीं, देखिए, नहीं, जैसे कि आप जिलानी साहब, आपने पहले भी, इससे पहले जब राहुल गांधी साहब जब तेलंगाना का दौरा कर रहे थे, तेलंगाना में जब उन्होंने वरंगल में अपनी स्पीच में कहा कि जो लोग जाना चाहते हैं बिल्कुल शौक से जाएं, जो लोग आ रहे हैं उनके लिए तो हम खैर मकदम कर रहे हैं। लेकिन जो सीनियर लीडर हैं, लेकिन रहते हुए कांग्रेस की जो है ना यहाँ पर रहकर बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं या बीजेपी की साइड ले रहे हैं, तो हम उनको फर्जी तौर पर जाने दे रहे हैं। लेकिन अभी हनीफ भाई ने अभी कहा कि जो लोग बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम जो है उनका ब्यौरा चेक करते हैं, उनका बैकग्राउंड चेक करते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि उन्हीं के पास कई एमएलए ऐसे जो नफरत अंगेज तकरीर करते हैं, जैसे कि राजा सिंह है, तो उनका क्या बैकग्राउंड है जिसको जो है ना वो अपने पास रखे हुए हैं, क्यों सस्पेंड नहीं करते? तो उनके पास जो लोग आ रहे हैं वो दूध के धुले हुए नहीं है। जो हमारे पास से गए, हम तो उनको छोड़ देते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारी पार्टी साफ सुथरी हो रही है, नौजवानों को मौका मिलेगा। कांग्रेस पार्टी कोई आज की जमात नहीं है। कांग्रेस में कई लोग शामिल हो रहे हैं, और अल्लाह चाहा तो इंशाल्लाह 2024 में जब तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो साफ सुथरी सरकार बनेगी। ऐसा नहीं है कि कोई बीजेपी का एजेंट या टीआरएस का एजेंट इस पार्टी में रहेगा। जाना है, बहुत अच्छी बात है, अभी से चले जा रहे हैं, लेकिन 2024 में जो बीजेपी के एजेंट है वो बाकायदा बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, सीधे तौर पर एक बड़ा इल्जाम है आपकी तरफ से। बहुत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँ, चाहे बीजेपी के एजेंट हो, टीआरएस के एजेंट हो, वो वहां पर जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है हनीफ साहब, एजेंट्स जो है दूसरी पार्टियों में थे, वो आपके लिए काम कर रहे थे, वो आपके पास आ रहे हैं, इरफान कादरी का एक बड़ा इल्जाम। देखिए, ऐसा है कि अब आप अगर सबिता इंद्रा रेड्डी जो कांग्रेस से जीतकर टीआरएस में गए, तो क्या आप उनको एजेंट बोलेंगे? नहीं बोल सकते जी। तो उसी तरीके से जो भी हमारे पास आ रहा है या जो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, क्या वो भी एजेंट है? तो ये एजेंट की बात तो मुनासिब नहीं है। अब ये है कि देखिए, आप जो भी आता है वो उसकी अपनी मर्जी होती है, और ये समझ भी होती है कि देश जो है कांग्रेस मुक्त भारत बन रहा है, अपोजिशन मुक्त भारत बन रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ तमाम पार्टी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो और आने वाले वक्त टीआरएस भी हो, ये सभी आएंगे।
जी। क्योंकि देखिए अब बीजेपी सबका नहीं, जिस साथ, पार्टी में रहकर सबका कोई विकास लीडर और सबके इलेक्शन विकास जीतता विकास के नारे पर काम है, यानी करती है। लोग उसे उस पार्टी को देखकर भी वोट देते हैं, तो क्या ये आवाम से बगावत नहीं है कि आप एक पार्टी में रहकर जीतते हैं और दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, चाहे वो आपके लीडर हो या कांग्रेस के हो या टीआरएस के हो? तो ये भी एक वही उसूल तो और बता रहा हूं ज़ाब्ते मैं होने आपको। चाहिए किसी तरह के कि आप यही तो आवाम बता से रहा हूं वोट मैं। लेते हैं एक पार्टी के नाम पर और ज्वाइन करते हैं जीतने के बाद उसूल एक और और ज़ाब्ता पार्टी। तो है। तो ये आवाम से गद्दारी नहीं है? ये देखिए उसूल और ज़ाब्ता तो है। जी, जिलानी साहब मैं आ रहा हूं, इरफान मैं आ रहा हूं। हनीफ भाई से करूंगा कि हनीफ साहब से- उन्होंने कहा हनीफ कि साहब अपना कांग्रेस जवाब कर लीजिए। मुक्त भारत बनाने की बात कर जी, कांग्रेस के टिकट पर जीतकर जी, कांग्रेस के टिकट पे जीते हैं और फिर आप टीआरएस में मिल गए। जी। उसूल ये होता है कि पहले आप एमएलए की सीट रिजाइन करें, पार्टी रिजाइन करें, उसके बाद पार्टी ज्वाइन करें और इलेक्शन लड़े और बिल्कुल। कामयाब हो। बीजेपी में जो भी आ रहा है वो रिजाइन करके आना है उसको, ठीक, विदाउट रिजाइन ये किसी को सब- हम एंट्री भी नहीं देते। ठीक है। हाँ, इरफान खादरी अपना रिएक्शन कर लें। इरफान खादी अपनी बात रखें। हनीफ भाई ने अभी एक अच्छी बात कही कि जो लोग कांग्रेस के टिकट पे इलेक्शन जीतते हैं फिर उसके बाद अगर वो दूसरी पार्टी जाते हैं तो उनको रिजाइन करना जी। चाहिए। तो साहब फिर महाराष्ट्र में जो जितने लोग शिवसेना के लोग जो है आपके पास बीजेपी के साथ सरकार बनाए, क्या आप उनको रिजाइन करवाएंगे? क्या जो कर्नाटक में जितने लोग आपके पास ज्वाइन करे क्या उनके साथ गिरा के सरकार को गिराएंगे? कि आप एक तरफ यहाँ पे बात करते हो कि ये बात अच्छी होनी चाहिए, दूसरी तरफ शिवसेना से सरकार बनाते हो जो शिवसेना के साथ जीत के आपके साथ सरकार बनाए। आप ठीक है, ठीक है हनीफ साहब। देखिए कई लोग महाराष्ट्र में बीजेपी के दो लोग जो है ये बीजेपी के दो लोग जो आवाम देख रही है। ठीक है इरफान, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं हनीफ साहब। जी हनीफ अली 50 एमएलए आए हैं। चाहे जी, शिवसेना के 50 एमएलए आए हैं और वो शिवसेना के बैनर पे हैं, बीजेपी ज्वाइन नहीं करे। वो शिवसेना के बैनर पे हैं और शिवसेना के ही उनका बैनर के ऊपर यानी हमारी यानी कोलेशन गवर्नमेंट बनी है बीजेपी और शिवसेना की। जब एक तिहाई जब तक कोर्ट में चल रहा है ठीक है, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं किया, बाकायदा तौर पर वो एक पार्टी की शक्ल में बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार बनाई है। ठीक है, बच्चू श्रीनिवास जी आपका स्वागत है। आप देखिए वहां पर बच्चू श्रीनिवास जी टीआरएस लीडर भी जुड़ चुके हैं। ज्वाइन करते श्रीनिवास जी, जिस तरह से करना पड़ता है। सियासी लीडरों की सियासी वफादारियां बदल रही हैं, मौसम आ रहा है इलेक्शन का, लोग आपके पास आ भी रहे हैं तो आपके पास से जा भी रहे हैं, कैसे मुकाबला होगा आगे? क्योंकि बीजेपी को यह लगता है कि बड़े नेता चाहे वो टीआरएस के हो या कांग्रेस के हो वो बीजेपी का रुख कर रहे हैं। टीआरएस अब इस चीज को कैसे रोकेगी? क्योंकि आपके पास जब आपकी सरकार बनी तो काफी लोग आपके पास आए थे, अब जाने की तैयारी भी शुरू कर रहे लोग। कैसे देखती है टीआरएस इसको? क्या टीआरएस में सब कुछ ठीक नहीं है? पहले हम सबको नमस्कार करते जी, ये हम आज टीआरएस से कोई भी जाने वाला नहीं है, अभी कोई गया भी नहीं है जी, अभी मुनगोड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में एक कांग्रेस के पार्टी से जो जीता हुआ है जी, राजगोपाल रेड्डी साहब ने अभी पार्टी को रिजाइन करे, कल या एमएलए को भी रिजाइन करके बीजेपी में जाने वाला है। जी, इसे जाने वाला जाने के समय इन्हें कहता है कि हम डेवलपमेंट नहीं हो रहे कॉन्स्टिट्यूंसी में, इसके लिए केसीआर के ऊपर हम लड़ने के लिए बीजेपी में जाते करते, केसीआर के ऊपर लड़ने के लिए अभी बीजेपी में जाते। बीजेपी में जीते तो क्या डेवलपमेंट कैसे होते मुनगोड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में? तो हमारे लिए समझ में नहीं आ रहा है, किसको भी समझ में नहीं आ रहा है ये बात। तो वो जो कह रहे जी, ये पर्सनल एजेंडा है। 30,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट उसको बीजेपी सरकार से नेशनल सरकार से मिले सो है, इसके लिए इन्हें जा रहे। अब जो सवाल पूछे है हमारे से भी लोग बीजेपी में जा रहे हैं, वो कैसे रोकने वाला है उन लोगों को? यही है ना आपकी सवाल जिला जी, 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 हमारे से आज तेरासा से टीआरएस पार्टी से कोई भी बाहर जाने वाला नहीं। अगर कोई जाना है तो वो सोचे होंगे कल हमारे को आगे वाला इलेक्शन में उसको टिकट नहीं मिलते, अभी आज उन्हें किसी पोस्ट में नहीं होंगे, वैसा लोग सोचते होंगे। सेकंड कैडर लोग कोई जाए तो हम इसके परवाह नहीं करने वाला है।
क्यों बोले तो जो आज एक दो इधर इधर वरंगल में एक दो हम जाते बोल के बोल रहे, बीजेपी में जाते बोल के बोल जी। रहे और पेपर में ऐसा न्यूज आ रहे हैं ना जी। इसके लिए हम आज एक एक जगह पे हमारे को आज देखो मुनगोड़ में हमारे को 6 आदमी कंटेस्ट करने के लिए तैयार है जी। 6-7 आदमी कंटेस्ट करने के लिए तैयार है जी। वैसा स्ट्रांग है टीआरएस पार्टी। ऐसा कोई इधर टिकट नहीं मिले तो जाने वाला को कोई भी नहीं रुक सकते। यानी के आपकी लिए पार्टी काम जिसको टिकट नहीं देगी उनको आप इशारा दे रहे हैं कि आप जा सकते हैं? वैसा कुछ भी नहीं, हम आज तक वैसा कोई भी गया नहीं है हमारे पास जी। डेली टीआरएस पार्टी में शामिल हो रहे लोग, टीआरएस से जाने वाला बहुत कम है। आज तक तो कोई भी नहीं गया भी नहीं। एटला राजेंद्र चले गए। हाँ, इटल राजेंद्र नहीं चले गया, उसको हमीज भिजाया। अच्छा, यानी आप भेजेंगे, जाएंगे तो ठीक है। हाँ ठीक है राजेंद्र साहब को, ठीक है, ठीक है। हनीफ अली साहब, हनीफ अली साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि तेलंगाना में आपकी बहुमत से सरकार बनेगी, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या आज जिन लीडर्स को आप शामिल कर रहे हैं, लीडर तो आपके पास आ रहे हैं, लेकिन उन इलाकों की आवाम, वहां की जनता को भी क्या आप रागिब कर पाएंगे? किस तरह की पॉलिसीज बीजेपी की होंगी? क्योंकि टीआरएस और कांग्रेस लगातार बीजेपी पर निशाना करती है कि टीआरएस के जो फंड्स हैं, टीआरएस की जो जरूरतें हैं, वो बीजेपी सरकार पूरी नहीं करती। ये सवाल लगातार आप पर लग रहा है और जनता के बीच ये सवाल जा भी रहा है, तो आवाम को कैसे रागिब करेंगे हनीफ अली साहब? देखिए, आप हमारे पास हैदराबाद से सेंट्रल में कैबिनेट मिनिस्टर है जी। वो तमाम आंकड़े जो टीआरएस गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को दिए हैं सेंट्रल का फंड, वो पूरा मौजूद है। अब उसके बाद भी इनकार करना ये तो समझ के बाहर है। नहीं, ये सवाल इसलिए पूछा हनीफ साहब, सीएम साहब ऐसे हैं। कुछ देर पहले सीएम केसीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नीति आयोग कई चीजों का रिकमेंड करती है टीआरएस के लिए, टीआरएस की पॉलिसीज को लेकर, लेकिन सरकार देती नहीं है, इसलिए हम नीति आयोग में जाना नहीं चाहते हैं। नीति आयोग जिस चीज का रिकमेंड कर रही है, सरकार को वो चीजें टीआरएस को देनी चाहिए, तेलंगाना सरकार को। सुनिए, अभी कुछ देर पहले कहा, वो तो दी है सीएम ने, तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। अभी सुनिए आप, जी जी, सीएम ने तो मीटिंग अटेंड नहीं करना है उनको। हमारे सीएम साहब ऐसे है जो 8 साल से चेंबर में नहीं बैठे, पब्लिक से नहीं मिले, उनके अपने एमएलए से नहीं मिले, उनके अपने मिनिस्टर्स से नहीं मिले, अपोजिशन से नहीं मिले। तो ये ऐसे सीएम तो शायद हिंदुस्तान में मिसाली सीएम है हमारे, यानी तेलंगाना के जो सीएम है मिसाली सीएम है जी। तो यानी झूठ बोलना तो उनकी आदत ही है। नहीं, अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा उन्होंने सवाल किया है, एक प्रोटोकॉल होता है, प्राइम मिनिस्टर आए तो बिल्कुल वो सारी चीजें हैं, वो सारी पॉलिटिक्स है। किशन रेड्डी ने श्रीनिवास जी, केसीआर ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाए, नीति आयोग रिकमेंड करता है तेलंगाना सरकार के लिए कुछ चीजों को, लेकिन सरकार देती नहीं है। क्या ये भी झूठ है, जैसा कि हनीफ अली कह रहे हैं कि झूठ बोलते हैं? श्रीनिवास जी, और क्या है? पैडी प्रोक्यूरमेंट में अपने को तकलीफ दिया, नीति आयोग 48,000 करोड़ रुपए ये अपन मिशन भगीरथ के लिए सिफारिश करे, वो भी नहीं मिला जी। आज क्या है, अपन बाइफरकेशन एक्ट के जो मिलने का है वो भी नहीं दिया जी। अब फ्लड्स आए तो सारे देश में दिया, हमारे को नहीं दिया। ये बाजू वालों को एपी को 4,000 करोड़ दिया 4 साल में, फ्लड्स आए तो इधर तो 1 रुपए नहीं दिया ना, 1 करोड़ भी नहीं दिया ना। उन्हें बोल रहे मेरे भाई वहाँ बीजेपी की तरफ से जो बैठे हुए हैं, बोल रहे ऐसा सीएम को सारे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं देखा। ये तो बराबर ही बात ही है, ऐसे सीएम को आप सारे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। ये पहले सीएम ही है, तेलंगाना अलग बनाए से सीएम यही है, एक राष्ट्र को अलग बनाए से सीएम यही है। आज कमांड पुलिस कंट्रोल रूम, कमांड कंट्रोल रूम बनाए सो सीएम यही है, एक यादाद्री बने सो टेम्पल बने सो ये सीएम यही सीएम है, कालेश्वरम बने सो टेम्पल सीएम यही सीएम है। ऐसा सीएम आपको सारे देश में कहीं भी नहीं है। ठीक है, इरफान कादरी, कांग्रेस से जो नेता जा रहे हैं वो कांग्रेस की पॉलिसी के खिलाफ है,
कांग्रेस की नीतियों से नाराज हैं या फिर पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस में और कांग्रेस कैसे रोकेगी? जिलानी साहब, पार्टी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है जी नहीं। जिलानी साहब, पार्टी में बहुत अच्छा चल रहा है। पार्टी रेवंत रेड्डी की क़यादत में माशाल्लाह बहुत ही जो है डेवलप हो रही है। जो लोग, मैं भी बार बार यही कह रहा हूं, जो लोग जाना चाह रहे हैं वो अपनी मफाद के लिए दूसरी जमात में जा रहे हैं, ठीक है, हम उनके लिए जाने के लिए रोक रहे हैं, लेकिन जाने से हमारे वो दूसरे जो कैडर है, हमारा जो कांग्रेस का दूसरा जो कार्यकर्ता है, उसे बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, क्योंकि जनता जो है, अवाम जो है, पूरी कांग्रेस के साथ में है जी। आज आप देखिए, तेलंगाना की सरकार से और बीजेपी की सरकार से अवाम बहुत परेशान है। अभी श्रीनिवास साहब अभी बीजेपी टीआरएस की तरफ से बोल रहे थे कि उन्होंने मंदिर डेवलप किया, उन्होंने जो है चकाचौंध बिल्डिंगें जो है कमिश्नरेट की बिल्डिंगें बनाई। सब बिल्डिंगों से तेलंगाना की अवाम का पेट नहीं चलता। आज आप देखिए, दुनिया की महंगाई के बाद भी तेलंगाना सरकार कोई इकदाम नहीं कर सक रही है, उसमें फिर और तेलंगाना की सरकार 6 मस्जिद शहीद करने में तेलंगाना की सरकार खामोश बैठी हुई है। तो ये एंटी मुस्लिम जमात टीआरएस जमात जो है और एंटी अवाम, जो कि अवाम के कोई खर्चे नहीं उठा रही, परेशान अवाम है, लेकिन एक दूसरे पे ये लोग तहमतें लगाकर एक अवाम का जो मसला है, जो अहम मुद्दा है, जो आज कांग्रेस पार्टी नेशनल लेवल पे उठा के बैठी हुई है कि महंगाई का जो है रोक कीजिए, महंगाई इतनी बढ़ गई है, महंगाई से पूरे हिंदुस्तान परेशान है। तो ना तेलंगाना की अवाम के लिए तो अवामी मसाइल को नजरअंदाज करते हुए कांग्रेस के लीडर कैसे जा रहे हैं? लेकिन आपकी पार्टी अवामी मसाइल को जब उठा रही है तो इन लीडरों को अवामी मसाइल के साथ ही रहना चाहिए था, पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं? फिर वो कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो तरक्की होगी। नहीं, ये तो बता रहा हूं ना, जिसको ये डाउट है कि वो अपनी मफाद प्रस्ती के लिए लोग जो पार्टी में जा रहे हैं, तो हम उसको तो रोक नहीं सकते, लेकिन जो लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ही तेलंगाना का फ्यूचर है, हिंदुस्तान का फ्यूचर है, तो वो लोग आ रहे हैं ना, उसको भी तो देखिए। कई लोग दूसरे पार्टी छोड़कर आ रहे हैं। अभी इन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी में कई लोग नहीं जा रहे टीआरएस पार्टी को नहीं छोड़ के। अभी मैं एक कॉर्पोरेट है जो कि खैरताबाद से वाबस्ता है, बीजेआर की बेटी है, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया ना, वो भी तो देखिए आप। कई लोग एक्स मिनिस्टर भीम राव, उनकी बेटी ने कांग्रेस ज्वाइन किया आसिफाबाद से, खम्मम से कई काफी लोग जेडपीडीसी एमपीडीसी कई लोग हैं जो कि कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। इन्हीं को भी तो देखिए, कांग्रेस में शामिल भी तो हो रहे हैं, उस चीज को भी तो देखिए आप। बिल्कुल हनीफ साहब, क्या एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा लीडर पार्टी ज्वाइन करता है, लेकिन अक्सर कहा जाता है कि जमीनी सतह पर जो पार्टी कैडर है, जो नीचे लेवल पर कैडर काम करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर पार्टी के लिए। क्या वो कैडर बीजेपी उनको रागिब कर पाएगी? क्योंकि इल्जाम लगा रही है कांग्रेस और टीआरएस, जिनके अपने जाती मफादात हैं, वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। क्या नीचे क्या कैडर भी ज्वाइन करेगा बीजेपी? क्योंकि कैडर तो ऊपर लीडर वाले की देखकर काम करता है ना, उनके अपने अवामी मसाइल है, वो जनता के बीच रहते हैं, उन्हें जवाब देना पड़ता है। उस कैडर को आप कैसे रागिब कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है, सबसे पहली चीज कैडर तो हमारा जो अपना कैडर है वो हमारा ही है जी, वो भटकने वाला नहीं है, कमिटेड कैडर होता है बीजेपी का। और दूसरी चीज जो है, अब जैसा कि ये कांग्रेस से उम्मीदें वापसता है, हमारे इरफान साहब बोल रहे थे जी, कैसे उम्मीदें वापसता अवाम रखेगी? अवाम टीआरएस के खिलाफ कांग्रेस को वोट दे रही थी जी, और जितने कांग्रेस से जीत रहे वो टीआरएस में चले जा रहे हैं विदाउट डिजिग्नेशन, विदाउट एमएलए को रिजाइन करके गए हैं तब तकरीबन लोग। 2014 में भी यही हुआ, 2018 में भी यही हुआ। तो इसके बाद अवाम को मुताबादिल जो है, जो टीआरएस का जो मुताबादिल है, वो सिवाय बीजेपी के कोई हो नहीं सकता जी, बस ये महसूस कर चुके हैं। और कांग्रेस के भी जो सीनियर लीडर्स हैं, जो भी है, चाहे वो टीआरएस के, वो महसूस कर चुके हैं कि आने वाले वक्त ठीक है। एक आखिरी सवाल श्रीनिवास जी आपसे भी और इरफान आपसे भी, जिस तरह से टीआरएस और कांग्रेस के बाद मुतबादिल, यानी इसकी जगह पर देख रही है बीजेपी को लोग या लीडर, कैसे देखते हैं इसको? क्या अब बीजेपी मुतबादिल बन रही है टीआरएस और कांग्रेस का? इरफान।
जिलानी साहब, बीजेपी का कहीं जोर नहीं है। जितने भी कैंडिडेट्स बीजेपी के जीते हैं आप देख लीजिए, जैसा ईटेला राजेंद्र अपने बेस पे जीते हैं, जो बीजेपी के नाम पे नहीं जीते। बीजेपी का कैडर कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर तेलंगाना में एक हवाई फायरिंग हो रही है कि डराने का एक अंदाज है कि बीजेपी यहाँ श्रीनिवास जी, क्या बीजेपी अपोजिशन की जगह ले रही है, कांग्रेस की जगह ले रही है? श्रीनिवास जिलानी साहब, जिलानी साहब 1 मिनट मेरी बात खत्म हो रहा है, जल्दी कीजिए। जिलानी साहब मेरी 2 मिनट में बात खत्म रहता हूँ। तो साथ ही साथ बीजेपी का वजूद खत्म है, और दूसरी टीआरएस के एक आंकड़ा आया है जिसमें 40 एमएलए ऐसे हैं जो कि टीआरएस जो है पूरी तरीके से हार रही है। तो इसका मतलब यही है साफ तौर पे 2024 में जो है सिर्फ कांग्रेस सरकार बना रही है तेलंगाना के अंदर। ठीक है श्रीनिवास जी, क्या अपोजिशन की जगह ले रही है बीजेपी? टीआरएस के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। कांग्रेस को तो आपने काफी हद तक कंट्रोल किया, मैनेज किया, ये इल्जाम है आप पर। अभी उतना नहीं है बीजेपी का देखो आप, राजेंद्र साहब से इलेक्शन होने के बाद नागार्जुना सागर में भी हुई, एमएलसी इलेक्शंस भी हुई, म्युनिसिपल इलेक्शंस भी हुई, कहीं भी उसका इम्पैक्ट नहीं था। आज वो हुजूराबाद इलेक्शन के बाद अभी मुनगोड़, ये जो मुनगोड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में राजगोपाल रेड्डी साहब रिजाइन करने के बाद उन लोग बोल रहे, मेरे हमारे से पहले बोलते थे अब 40 आदमी टच में है, बाद में बोलते थे 20 आदमी, अब बोल रहे 15 आदमी, कल बोल रहे 10 ज्वाइन होने वाला, 10 इलेक्शन आने वाला। ये उन लोग माइंड गेम खेलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वैसा तो अभी तो बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा कि लीडर अपनी वफादारियां, उनके अपने कुछ मसाइल हैं या फिर वाकई अवाम की उन्हें चिंता है, ये अवाम खुद तय करेंगी कि अवाम ऐसी वफादारियां बदलने वाले लीडरों का क्या कुछ हशर करती हैं अगले इलेक्शन में। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया, हनीफ साहब, इरफान साहब और श्रीनिवास जी। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। आदाब।